हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया से चल रहा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पेपर अगले 20 एंड 21 अगस्त ये दोनों डेट को है। अगर आप तो इसी टाइम पे मॉक टेस्ट जरूर लगा रहोगे, जरूर लगाइए एंड रोज डेली 2-3 जितना मॉक टेस्ट हो आप लगाइए। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स पेपर को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे एंड क्या रहेगा बेस्ट स्ट्रेटेजी, ताकि आप अपने एग्जाम से मैक्सिमम स्कोर फेच कर पाओ। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सही स्ट्रेटेजी पता होना जरूरी है, और उसको इंप्लीमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम में। आप देखोगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहेगा जिसका मॉक टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाता है, लेकिन वो एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। इसका रीज़न दो है। एक तो एग्जाम में सही स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करता है, दूसरा ये है कि वो एग्जाम को लाइटली लेता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना अगर आपका मॉक टेस्ट में 80% 85% या आपका मॉक टेस्ट में कभी 90% मार्क्स आए नहीं, तो आपके इस हिसाब से आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैंने पिछले साल दूर दूर तक मेरा कोई भी मॉक टेस्ट में 90% नहीं आया था जब मैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर कर लिया। पता है क्लियर मैंने किस लिए किया? क्लियर करने का दो रीज़न है। दो रीज़न ये है कि एक था मेरा एक्यूरेसी पे दम। मेरा एक्यूरेसी पे हमेशा बिलीफ था। एक्यूरेसी में आपको बिलीफ रखना है, चाहे आप दो क्वेश्चन कम अटम कर लो, लेकिन आपका एक्यूरेसी सही होना चाहिए हमेशा। ओके, 100% एक्यूरेसी रहना चाहिए। एंड दूसरी बात ये है कि आपका सही स्ट्रेटेजी आपको पता होना चाहिए एग्जाम में किस हिसाब से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे उसी पेपर को। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा मार्क वगैरह मैंने करके रखा है। आपको पता होगा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में 45 मिनट्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, 40 आपका रीजनिंग होता है एंड 40 आपका क्वांट पेपर पूछा जाता है। आप चाहे रीजनिंग से स्टार्ट करें पेपर, चाहे आप क्वांट से स्टार्ट करें, आपको देखेगा हमेशा रीजनिंग एंड क्वांट दोनों में कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहेगा, जहाँ जो इजी रहेगा आपको उस टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करना है। आपको ऐसा नहीं कि मिसलेनियस टॉपिक आपको एक के बाद ऐसे स्टार्टिंग से आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आप अगर रीजनिंग में स्टार्ट करें, तो मैं पहले रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। आपके फास्ट में हो सकता है आपका पजल आ गया, तो आपको ये करना है कि पजल देखना है कि पजल क्या मॉडरेट है या इजी है। मॉडरेट पजल आपका उस पजल को आप कंसीडर करो जिस पजल में मान लीजिए फ्लोर एंड फ्लैट दोनों है। हो सकता है आपका रो में डायरेक्शन नॉर्थ साउथ दोनों है, हो सकता है अनसर्टेन बेस्ड हो सकता है आपका सर्कुलर में इन आउट दोनों तरफ से दिया हुआ है। तो आप इस टाइप के पजल के मॉडरेट कंसीडर करोगे। एंड इजी पजल वही होता है जो आपको मान लीजिए फ्लोर बेस्ड होगा, सिर्फ फ्लोर बेस्ड हो सकता है, डे बेस्ड हो सकता है, वीक बेस्ड हो सकता है, आपका रो में एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, पजल स्क्वायर या आपका सर्कुलर में एक ही डायरेक्शन पे हो। ऐसी पजल को आप इजी पजल कंसीडर करोगे। जो भी इजी पजल आएगा उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, अंधाधुन ऐसा नहीं है अंधाधुन आपने स्किप कर लिया। जो भी पजल आएगा, अगर आपको इजी पजल लगे तो उसको उस टाइम पे उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिएगा। एंड जो भी मिसलिनियस क्वेश्चन है, एक अटेम्प्ट में आपको सभी मिसलिनियस क्वेश्चन रीजनिंग में आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इजी पजल था ना उसमें आपको आना है। इजी पजल को आपको सॉल्व करना है। इजी पजल जब सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको दिएगा, एक मिनट मैं पहले बात करूँ, जो ब्लड रिलेशन जो होता है ना, वो मिसलिनियस टॉपिक में आता है, लेकिन क्या होता है ना, ब्लड रिलेशन कभी कभी थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आ जाता है। मॉडरेट लेवल तभी होता है, मान लीजिए ब्लड रिलेशन में 8 मेंबर 9 मेंबर 10 मेंबर दिया हुआ है एंड थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा दिख रहा है, तो आप उस टाइम को ब्लड रिलेशन को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इजी दिख जाए, 6 5 6 मेंबर है एंड थोड़ा छोटा स्टेटमेंट, आप ब्लड रिलेशन को इजी मान के आप कर लीजिए पहले अटेम्प्ट पे ही। और अगर आपको थोड़ा मॉडरेट दिखे बाद में कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पजल हो गया एंड थोड़ा आपका अभी आपके पास क्या बचा, आपके पास मॉडरेट पजल एंड अगर ब्लड रिलेशन मॉडरेट है तो ब्लड रिलेशन, तो ये दोनों का आप स्किप करिएगा। अभी आपको आना है क्वांट सेक्शन में। क्वांट सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, क्वांट में भी ऐसे मिसलिनियस टॉपिक दिखेगा, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो जाए, चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे आपका नंबर सीरीज हो, ऐसी टॉपिक को आपको पहले क्वांट में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपका डीआई आएगा। डीआई में केसलेट हो सकता है पूछे, चाहे ना पूछे। केसलेट पूछे या ना पूछे, केसलेट को आपको बाद में करना है। उसके पहले आपको लाइन चार्ट पाई चार्ट जैसा जो डीआई होता है इसको पहले अटेम्प्ट करना है। ये अटेम्प्ट जब हो जाए उसके बाद आपको जो अरिथमेटिक रहेगा, अरिथमेटिक में कुछ मिसलेनियस कुछ इजी टॉपिक रहता है, इजी जो थोड़ा टाइम में बन जाता है, ऐसे अरिथमेटिक को पहले करना है। उसके बाद आपके पास रहेगा केसलेट डीआई एंड मॉडरेट अरिथमेटिक। आपको अभी चूज करना है। आपके पास देखिए रीजनिंग में आपके पास मॉडरेट पजल एंड साथ में हो सकता है ब्लड रिलेशन रहे चाहे ना रहे, चाहे आपका ये रहेगा एंड उसके साथ आपका यहाँ पे क्वांट में अरिथमेटिक एंड केसलेट डीआई रहा। अभी आपको यहाँ पे डिसीजन बहुत स्मार्टली लेना है। अगर आपका जो भी स्ट्रॉन्ग है ना उसको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है केसलेट ईजी आ जाए तो आप केसलेट को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपका केसलेट ईजी ना आया, चाहे आपको हो सकता है केसलेट बड़ा दिखे, तो आपको उस टाइम पे जो अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो अरिथमेटिक को उस टाइम पे अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पजल का अटेम्प्ट कर सकते हो। इस टाइम पे आपको स्मार्टली डिसीजन लेना है, लेकिन जो लास्ट में टाइम रहेगा उसका सही यूटिलाइजेशन आपका करना है। आप अभी आप बताओगे, मैंने ये नहीं बताया कि कितने टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम आपके हिसाब से आप रहेगा। हो सकता है कि टाइम आप थोड़ा किसी पजल बनाने में आप 3 मिनट टाइम लो, हो सकता है मैं उस पजल बनाने में 4 मिनट टाइम लो, तो टाइम अलग 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 सबका होता है। मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टाइम आपको नहीं बता सकता कि इस टाइम में आपको ये करना है, लेकिन आपको किस सीक्वेंस में करना है ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, टाइम अपने हिसाब से जल्दी कर लीजिएगा, बहुत फास्ट कीजिएगा एंड सही एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। चाहे एक एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करता है। आप ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एक्यूरेसी जब आपका 100% रहेगा, आपको नॉर्मलाइजेशन में ग्रेस मार्क्स मिलने का बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है। जैसे मेरे को भी पिछले साल मिलता है 7.75 मार्क्स का ग्रेस। आसान नहीं होता है बिल्कुल, ये एक्यूरेसी के दम पे मिला है। ये बात को हमेशा दिमाग में घुसा के रखिए। ओके,
सो इस तरीके से आप पेपर को अटेंड करिएगा। और अगर आपका परसेंटेज अभी मॉक टेस्ट में 80 परसेंटेज से ऊपर आ रहा है और अगर आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो एग्जाम में एंड सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाते हो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपका प्रीलिम्स पेपर निकल जाएगा। लेकिन आपको इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। एंड मॉक टेस्ट में अभी जो दिन बचा है, 1-2 दिन मॉक में भी ये फॉलो कीजिए। एंड एग्जाम में तो ये फॉलो करना ही है, करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके पास, मैं और क्या बता सकता हूँ, हो सकता है आप एग्ज़ाम क्लियर ना करो। लेकिन आपका अगर इस पेपर को आप अगर क्लियर करना चाहते हो, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाओगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा 100%। लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना है स्ट्रेटजी को। ऐसा नहीं आपने वीडियो देख लिया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। अगर इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे एग्जाम हॉल में, फिर कुछ नहीं होने वाला। सो ये था मेरा जो बोलना था। एंड मेरा एग्ज़ाम 21 अगस्त को है। मैं एग्ज़ाम को रिव्यू तो आपको दे दूंगा। एंड इंडिपेंडेंट का सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। मैंने सोचा था कि कल ही बना देंगे लेकिन लेट हो गया। सो जो भी है बात यही पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।